Hello friends, welcome to my YouTube channel Rozgar with ITI. I am Ajit, completed CITS and STI Kanpur. Today will be discuss workshop Science and Calculation, Group 6, Level 1. Now let's start question number first. द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कापर एंड जिंक इन ब्रास। तो दोस्तों जो हमारा ब्रास होता है वह कापर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें हमारा कापर कितना होता है 65% होता है और जिंक हमारा 35% होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है द एंगल पेयर इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो जब आप लोग ड्राइंग पढ़े ही होंगे, ड्राइंग बनाते हैं तो जो हम आइसोमेट्रिक में ड्राइंग को जब ड्रा करते हैं आइसोमेट्रिक प्लेन में, तो हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ से हमारे 30 डिग्री के एंगल बनते हैं। कितने डिग्री के, 30 डिग्री के। यहाँ से हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमारे कितने का बनते हैं 30 डिग्री के एंगल बनते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक वाला है। ऑब्लिक में हमारा क्या होता है, जो ऑब्लिक वाला हमारा होता है एक 90 डिग्री का होता है और एक 45 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है, आइसोमेट्रिक की बात की जा रही है। तो हमारा 30 डिग्री के एंगल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वायर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ये कोई वायर है हमारा, मान लीजिए हमारा कोई ये वायर है, वायर हमने बना दिया। ठीक है, वायर का क्या होगा, वायर हमारा कैसा होता है बेलनाकार, ये इसको मानते हैं हम लोग। इसका क्रॉस सेक्शन, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन इसका कैसा होगा वायर का, वो हमारा सर्कुलर ही होगा, वृत्ताकार होगा इसका क्रॉस सेक्शन। तो इसका हमारा दे दिया है जो क्रॉस सेक्शन एरिया A = क्षेत्रफल जो दे दिया है 20 मीटर स्क्वायर, जिसे 10 न्यूटन के बल से खींचकर लंबा किया हुआ है। अब इस पर फोर्स कितना दिया गया है, यह देखिए हमारा यह फोर्स हमारा 10 न्यूटन का इस पर लगाकर इस वायर को हम लोग क्या कर दिए, खींच के लंबा कर दिए हैं। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, फिर तार में तनाव का पता लगाएं। यानी इसमें हमें स्ट्रेस का पता लगाना है। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल का। चलिए इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रतिबल का फार्मूला स्ट्रेस का होता है हमारा F/A हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें F/A, अब हमें क्या करना है, F की वैल्यू पता है। F की वैल्यू हमें क्या मिली है 10 न्यूटन। F की वैल्यू हमें 10 न्यूटन मिली है और एरिया क्षेत्रफल हमारा कितना है 20 न्यूटन। इसमें हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे मैच कर जाएगा। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ए से बी तक कितने हमारे रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, सबको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पे पहले देखिए ये हमारा तो ये हमारी सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ये हमारा क्या है सीरीज़ में है, ये हमारा सीरीज़ में है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये बीच वाला हमारा क्या आ गया, यहाँ पे यह हमारा पैरेलल में आ गया ना, ये हमारा किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। जब टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल जाएगा उसके बाद हम सबको क्या कर देंगे, सीरीज़ में ऐड कर देंगे। तो चलिए हमारा जब पैरेलल में होता है तो यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम है, इनको निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है पैरेलल वाला, 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 होता है, 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ से 1/R तो हमारा रहेगा ही। यहाँ से जब हम लोग यहाँ से R1 और R2 क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। R1 R2 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा R2 + R1। अब यहाँ पे हम R को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर बचेगा क्या, R1 × R2 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, R1 × R2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, R1 + R2 बचेगा। ये हमारा कौन सा है, पैरेलल वाला हम हल कर रहे हैं। अब देखिए हमें R1 का मान कितना, 2 ओम, दोनों का मान क्या है 2 ओम है। तो यहाँ से हम नीचे निकाल लेते हैं, R बराबर हमारा 2 × 2/2 + 2 हो जाएगा हमारा। देखिए 2 दूनी 4 ये भी होगा, 2 2 4 ये भी होगा। कट करने के बाद हमारा R का मान यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे हमारा टोटल 1 ओम दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, 1 ओम यहाँ पे हमारा हो गया। अब ये तीनों हमारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अब ये तीनों सीरीज में हो गए। सीरीज में हमारा क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3 इस तरह कर देंगे सीरीज में।
क्या हो जाएगा, R बराबर हमारा सीरीज़ में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज़ में अब तीनों को जोड़ देंगे, R1 का मान 5 रख देंगे, R2 का मान हम लोग 1, देखिए जो हमने निकाला है इसको 1, और यहाँ पे 4 प्लस 4 हो जाएगा। टोटल हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 5 1 6 4 10, यानी 10 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, उसका रिप्लाई हम लोग ज़रूर देंगे। चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले की भी क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। और ये जो हम जितने भी हमने लेवल कराए हैं, जितने भी ग्रुप्स कराए हैं, हम सबको एक्सप्लेन में आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश की गई है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ 2 सेट ऑफ बाइनरी नंबर। इन दोनों को जोड़ना है, बाइनरी नंबर ऐड करना है। ये आप लोगों के लिए नई चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे जिससे आप लोग इसको आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए, ये हमारा 0 0 है, यह 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, 0 है। अब इसको ऐड किस में करना है, ये हमारा देखिए दूसरे वालों को इधर से लिख देते हैं 0, फिर लिखते हैं 0, फिर हमारा 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। मान लीजिए ऐड करना है। अब बाइनरी नंबर को ऐड करने का रूल हमारा कुछ दूसरा है। अभी मत सोचिए जैसे करते हैं वैसे कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 + 0, एक कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 0 + 0 बराबर 0 होता है, 0 + 1 बराबर क्या होता है, हमारा 1 होता है। और यहाँ पे 1 + 1 बराबर 0 होता है, लेकिन 1 कैरी होगी। यही कॉन्सेप्ट है। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। 1 1 0 होगा, लेकिन 1 हमारी क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया, 0 + 0 0 हो गया, 1 + 0 0 हो गया, और 0 + 1 भी 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 1 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन हमारी एक कैरी है। एक कैरी यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हमारी 1 देखिए, एक कैरी यहाँ पे हो गई जब, तो 1 1 क्या हो जाएगा हमारा, जब एक कैरी हो गई तो 1 1 फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 1 0 हो जाएगा। फिर एक कैरी होगी, और एक कैरी यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 + 1 हमारा क्या होता है, जब एक कैरी यहाँ पे आएगी इसकी भी, तो 0 + 1 हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे, 0 उतार देंगे। तो लास्ट में 0 कोई मतलब है नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। एक देखिए 1 0 0 0, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा था 1 और 0 हमारा 1 आया था। ये क्या आया था, 1 आया था, और 0 और 1 हमारा 1 आया था। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि 0 1 हमारा 1 होगा, और 1 0 हमारा 1 होगा। आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस तरह यहाँ पे मैच कर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक केशिका सेल का वोल्टेज 3.5 वोल्टेज है तो केशिकाओं का कुल मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए यह जो सवाल है यह काफ़ी अच्छा सवाल है। यह इलेक्ट्रिकल वाले होंगे तो उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेकिन चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो यह सवाल के क्या कर रहा है, इसमें देखिए सेल जुड़े हुए हैं। सेल क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा सेल जुड़ा हुआ है इसके टोटल वोल्टेज का हमें मान पता करना है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा ब्लैक वाला इसको हम लोग प्लस मानते हैं, और ये थोड़ा सा वाइट वाला इसको हम लोग निगेटिव, और ये भी हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। इस तरह ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं। यानी जो ब्लैक वाला सिरा है उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, जो वाइट वाला उसको निगेटिव मानते हैं। तो देखिए हम लोग कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं। जो बड़ा वाला होता है उसको, जो प्लस होता है उसको हम लोग बड़े डंडे से दिखाते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम लोग किससे, छोटे डंडे से दिखाते हैं। चलिए हमने दिखा दिया, ये हमारा पहला वाला हो गया। ठीक, ये हमारा पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, देखिए दूसरा हमारा निगेटिव पहले है फिर पॉजिटिव है ना, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो अगले वाले को हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे डंडे से दिखाते हैं फिर बड़े वाले डंडे से दिखाते हैं, इनको जोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या देखिए, हमने इसको दिखाया, इसको दिखाया, इसको भी दिखा दिया, और इसको भी दिखा दिए। अब अगला हमारा पॉजिटिव है, इसको हम लोग बड़े डंडे से दिखाएंगे। किससे, हम लोग बड़े डंडे से दिखाते हैं इधर। इसके बाद देखिए ये हमारा छोटे डंडे से दिखाएंगे इसको ना आगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। अब उसके बाद हमारा अगला क्या है, हमारा ये देखिए इसको निगेटिव है ना, इसको हम छोटे डंडे से दिखाते हैं। किससे, छोटे डंडे से दिखाते हैं।
और ये हमारा अगला लास्ट में पॉजिटिव है, इसको हम लोग बड़े डंडे से दिखा देते हैं। चलिए हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे एक सर्किट बनेगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा और एक कंप्लीट सर्किट बना। अब इसी में हमें ज्ञात क्या करना है, टोटल वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा वोल्टेज जो प्रभावित हो रहा है, तो देखिए जब इसमें हम धारा प्रभावित होती है, जब इधर से हमारी धारा जाएगी, ठीक है, जब वोल्टेज का मान इधर से जाएगा, तो जब इसको हम लोग काउंट करते हैं, देखिए हर जगह हमारा कितने वोल्टेज है, 3.5 हर जगह। देखिए हर जगह कितना है, 3.5 यहाँ पे भी और 3.5 यहाँ पे भी है, 3.5 हर जगह है ना। तो जब हमारा यहाँ से जाएगा, जब हमारा यहाँ से जब वोल्टेज जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, अंतिम सिरे से अंतिम सिरे तक हम लोग काउंट करते हैं। हम दूसरे सिरे से इससे काउंट करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या दर्शा रहा है, माइनस, छोटा वाला डंडा हमारा माइनस दिखा रहा है, यानी -3.5 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा देखिए, अब इसके बाद हम लोग इस पर ना जाके हम प्लस वाले पे जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे अंतिम सिरे को हर जहाँ पे हमारा वोल्टेज जुड़ा हुआ है, जहाँ पे सर्किट है, उसके दूसरे सिरे से हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगला हमारा क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव को दिखा रहा है, बड़ा वाला डंडा, यहाँ पे +3.5 हम लोग दिखेंगे। फिर अगले वाले में क्या करेंगे, सेम उसी तरह इसको न जोड़कर हम लोग इसको लेंगे। यहाँ पे क्या दिखाएगा, छोटा डंडा है, -3.5 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा कहाँ पर आएगा, बड़े वाले पर, लास्ट में हमारा क्या होगा, बड़ा डंडा दिखाएगा, +3.5 दिखाएगा। ठीक, जब भी हम इसको जोड़ते हैं तो हमेशा दूसरे सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अंतिम सिरे से जोड़ते हैं हमेशा अंतिम सिरे को, इसको बस ध्यान में दीजिए। और चिन्ह के साथ हमारा छोटा वाला डंडा माइनस को दर्शा रहा था। अब टोटल हम इसको ऐड कर देते हैं। जब टोटल को ऐड को करेंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज निकल के क्या आएगा, यह माइनस और ये प्लस कर जाएगा, यह माइनस या प्लस कर जाएंगे, 0। हमारा टोटल वोल्टेज कितना निकल के आ रहा है, 0। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जा रहा है। देखिए यह क्यों 0 निकल के आ रहा है, जब हम लोग कोई सेल में, कोई घड़ी की सेल हमारी जो हमारी लाइट होती है, जिसमें 3 सेल हम लगाते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों विपरीत साइड होता है। एक पॉजिटिव, देखिए अगर हमारा 3 सेल लगा रहे हैं, 3 सेल हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक लाइट में हम जोड़ रहे हैं, तो हमारा अगर इधर ये निगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। इस प्रकार हमारा सर्किट पूरी कंप्लीट होती है, उसमें हमारा वोल्टेज का मान प्रभावित होता है, धारा प्रभावित होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा, यहाँ पे पॉजिटिव किया तो यहाँ पे निगेटिव कर दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, इसलिए सेम कर दिया है, सेम डायरेक्शन कर दिया, इसीलिए यहाँ पे जो वोल्टेज का मान आ रहा है वह 0 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा फिगर को उल्टा कर दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री शो कर रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पे कोण बनने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हमने बना लिया इसको, या हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हमने 90 डिग्री मान लिया, क्या मान लिया, 90 डिग्री। यहाँ पे हमने इसको बी माना है, यहाँ पे क्या माना है, बी, इसको ए और इसको 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमारा क्या दिया गया, कर्ण का मान 30 सेंटीमीटर। यह आधार है हमारा ए और लंब हमारा बी है। हमें ज्ञात क्या करना है, बी का मूल्य ज्ञात करना है ना, हमें आधार से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हम साइन कास टेन कॉट सेक कासेक के रूप में कोई ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें हमारा क्या आ जाए, लंब और कर्ण आ जाए। तो आपको सिंपल सा पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा यानी साइन हमारा हो जाएगा 22 डिग्री, 22 दिया है, 22 डिग्री। लंब का मान हमारा कितना दे दिया है, बी, अपान कर्ण का मान हमारा 30 दिया है। ठीक, अब साइन 30 अंश का मान हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से बी का मान निकालने के लिए हमें बी इक्वल टू हो जाएगा साइन 22 अंश और गुणे क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पे बी इक्वल टू हम लोग कर देंगे, साइन 22 अंश का मान कितना होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, 0.37 होगा। कैसे होगा आप लोगों को बता दें हम, देखिए जो अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान आपको पता है कि होता है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक, 0.5 होता है। अब देखिए साइन 30 अंश से साइन 22 अंश क्या है, कम ही ना है, यानी 0.4 के लगभग में आएगा या 0.37 के इस आसपास आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। तो अब हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा बी की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, 0.37 इंटू 30 करेंगे तो हमारा 11.2 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये देखिए इसमें क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है व्हाट एमंग विच एमंग द फॉलोइंग मेटल इन लीएस्ट रिएक्टिव इन द सीरीज सो इन फिगर। इसमें सबसे कम क्रियाशील कौन सा है? क्रियाशील का मतलब वह बाहरी वातावरण से कौन सबसे कम क्रिया करता है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, यह क्या किया गया है, ये घटते हुए क्रम में इनको लिख दिया गया है, यह खुद सीरीज में लिखा हुआ है। सबसे कम हमारा क्या होता है, सोना, यह कम क्रियाशील होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी औरतें लोग सोना पहनती हैं वह कम क्रियाशील होता है, इसीलिए वह लोग पहनती हैं। अगर ज़्यादा क्रियाशील होता है तो उसमें जंग लग जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्या रहा है इसमें, कह रहा है कंसीडर अ चैम्बर वेयर अ गैस पासेस थ्रू साइकिल प्रोसेस ABCDA एज सोन इन विच प्रोसेस देयर विल बी नो वर्क डन बाई द गैस। अब इसमें ABCD में क्या, एक चैम्बर, उसमें गैस क्या है, गैस पर प्रभावित है। अब बोल रहा है कि गैस गुजर रही है ABCDE से। अब बोल रहा है किस प्रक्रिया में गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, तो कार्य नहीं किया जाएगा, किस प्रक्रिया में नहीं किया जाएगा। आपको बता दें हम लोग, वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर एक हमारा फार्मूला होता है, वर्क डन बराबर हमारा फार्मूला होता है P इंटू DV का मतलब हमारा होता है चेंज ऑफ वैल्यूम। DV का मतलब चेंज ऑफ वैल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे चेंज ऑफ वैल्यूम, DV का मतलब चेंज ऑफ वैल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यूम कहाँ पे चेंज हो रहा है। देखिए जब हम लोग आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब B से C पे आ रहे हैं, जब C से A पे जा रहे हैं, देखिए जब C से A पे जा रहे हैं तो हमारा कहाँ था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे वैल्यूम क्या हो गया, 1 हो गया। जब C से 1 पे आए, C से A पे आए तो हमारा वर्क हुआ है, वैल्यूम क्या हुआ, 1 हो गया है, वैल्यूम घट रहा है। अब देखिए जब B से हमने A पे आया था, देखिए तो यहाँ 3 से हमारा क्या हो गया था, B से C पे आए थे तो 3 से हमारा 2 हो गया था। लेकिन देखिए जब हम A से B पे जा रहे हैं तो ना हमारा 1 का 1 ही रह जाए, यहाँ पे 1 है और 1 का 1 ही रह जा रहा है, यहाँ पे वैल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्क डन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू DV का मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वर्क डन बराबर 0। यानी जहाँ वैल्यूम चेंज नहीं होगा वहाँ काम होगा ही नहीं, ठीक है। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि जहाँ वैल्यूम नहीं चेंज होगा वहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। तो वर्क डन बराबर P इंटू DV, चेंज ऑफ वैल्यूम, DV का मतलब। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द पीक टू पीक वोल्टेज एज शो इन वेव फॉर्म। हमें पीक से पीक तक का क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता दें हम लोग, ये हमारा जो होता है साइन वेव जो होता है ये कुछ इस प्रकार होता है। आप लोगों को फिगर के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा साइन वेव कुछ इस प्रकार होता है, ठीक। इसमें होता क्या है, हमारा ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। ये हमारा साइन वेव का सिंबल है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूम होता है वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव वोल्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होगा। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे फिगर दिया गया है वह क्या दिया गया है। अगर हमें इसमें अगर पीक टू पीक हमें वोल्टेज निकालना हो, अगर जो हमारा यहाँ पे दर्शाया गया है पीक टू पीक वोल्टेज अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले का VM माइनस नीचे वाले का हम लोग जो भी दिखाएंगे, जो वोल्टेज वो निगेटिव में दिखाएंगे। ऊपर वाले वोल्टेज से नीचे वाले वोल्टेज में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज निकालने के लिए। इसमें क्या होगा, हमारा पहले से ही नीचे वाले में करेंगे तो माइनस VM करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस VM। तो यहाँ पे VM माइनस माइनस प्लस VM, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, 2VM हो जाता है, ठीक है, पीक टू पीक वैल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे देखिए ये नीचे गया ही नहीं है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये नीचे गया ही नहीं है, ये निगेटिव वाले में गया ही नहीं, यह केवल प्लस VM में ही रह गया है, यह ऊपर वाले को ही सिर्फ शो कर रहा है, यानी यह पॉजिटिव को ही सिर्फ शो कर रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीक टू पीक वैल्यूम हमारा जो यहाँ पे निकल के आएगा, पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए पीक टू पीक वोल्टेज हमारा हो जाएगा, ऊपर क्या है, सबसे ऊपर वाला वोल्टेज क्या हमारा है 10,
सबसे नीचे वाला 2, चलिए 10 माइनस 2 हमारा सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 वोल्टेज। यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है, ऊपर का तो पॉजिटिव है, अगर इसके नीचे अगर ये जाता, इसके नीचे जाता अगर, तब हमारा साइन चेंज होता है। लेकिन हमारा ऊपर का ऊपर ही है, अभी नीचे वाले साइन, नीचे वाले कोऑर्डिनेट में नहीं आया है, इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। हमारा केवल इसमें ऊपर वाले से और नीचे वाले से क्या कर देंगे हम लोग, इसमें माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन स्पेस द रिगिड बॉडी हैज डिग्री इन फ्रीडम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाली बात है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, पहले इसको समझिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो किसी भी बॉडी की, किसी भी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए नया है, किसी भी बॉडी की 2D या 3D प्लेन में एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। क्या बोला हमने? किसी भी बॉडी का 2D या 3D में, 2D या 3D में एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बोल रहा है जिस वस्तु की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी होती है, क्या करते हैं, जिस वस्तु की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी होती है उसे क्या करते हैं, ट्रांसलेटिव मोशन, रेखीय गति कितनी की है और रोटेशनल मोशन, वृत्तीय गति कितनी तरह से वह कर रही है, दोनों को क्या करते हैं, लास्ट में जोड़ देते हैं। इसका मतलब कोई वस्तु अगर है हमारी, मान लीजिए 3D प्लेन में है, ध्यान से समझिए इसको। मान लीजिए 3D प्लेन में कोई वस्तु हमारी है, ठीक, कोई वस्तु क्या हमारी 3D प्लेन में है, हम वस्तु को बना देते हैं। कोई वस्तु हमारी यहाँ पे है, तो यह क्या करेगी, एक तरह से, एक तो रेखीय गति करेगी, ट्रांसलेटिव मोशन करेगी, एक इधर करेगी और एक इधर और एक इधर। कितनी तरह से कर रही है, 3 तरह से। जो हमारा ट्रांसलेटिव मोशन कितनी तरह से कर रहा है, ट्रांसलेटिव मोशन 3 तरह से कर रहा है। अब हम देखते हैं रोटेशनल मेथड, जो रोटेशनल मेथड से कितने तरह से करेगा, गति मोशन करेगा, तो इसमें हमारा करेगा, ये भी 3 तरह से करेगा। देखिए रोटेशनल मतलब कोई भी स्पेस, देखिए मान लीजिए हमने एक फिगर बना रहा है, हम क्यूबिक को बना रहे हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए। देखिए इसको कितनी तरह से हम लोग रोटेट करा सकते हैं, एक तो हम लोग इस दिशा में करा सकते हैं, एक तो हम लोग इस दिशा में करा सकते हैं, एक तो हम लोग नीचे की दिशा में करा सकते हैं। तो कितनी दिशा में करा रहे हैं इसको रोटेट, 3 दिशा में, यानी इसी भी वस्तु को भी हम लोग 3 दिशा में रोटेट करा सकते हैं। कि इस दिशा में करा सकते हैं, उस दिशा में करा सकते हैं, नीचे की तरफ करा सकते हैं। यानी जो हमारा रोटेशनल मोशन कितनी तरह से हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हमारा 3 तरह से हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल वैल्यू हम जोड़ेंगे तो क्या आ रही है, 6 आ रही है। यानी हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 6 तरीके से होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जिस वस्तु का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना होगा उसमें हम रैखिक गति और वृत्तीय गति कितनी तरह से वह कर सकता है, उसके बाद दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आ जाता है। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, लगता जाएगा सभी सवाल। बोल रहा है इफ़ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 15 न्यूटन फॉर एक्सेलरेटिंग मास 5 kg across a floor, when what will be acceleration acquired the mass। यानी यदि एक सतह पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक त्वरण के लिए 15 न्यूटन के घर्षण बल को पार करने के लिए 50 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, कोई सतह हमारी है, कोई सतह है, ठीक, सतह हमने बना दिया, उस पर हमारा जो मास रखा गया है, कितने न्यूटन का रखा गया है, द्रव्यमान रखा गया है। हमने द्रव्यमान कितने न्यूटन का रखा है, द्रव्यमान हमारा 5 किलोग्राम का, कितने का, इसका वेट कितना है, 5 किलोग्राम है, इसका वेट हमारा 5 किलोग्राम हो गया। अब क्या बोल रहा है इसमें, 5 किलोग्राम हो गया वेट। अब बोल रहा है द्रव्यमान के त्वरण के लिए 50 न्यूटन के घर्षण बल को पार करने के लिए। अब देखिए
50 न्यूटन के बल इस पर लगा रहे हैं हम लोग क्या करें, इस पर 50 न्यूटन का बल एक तो लगा ही रहे हैं। एक बल हम लोग लगा रहे हैं 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। इस पर घर्षण बल भी कार्य कर रहा है विपरीत दिशा में। कितने न्यूटन का? 15 न्यूटन का। देखिए, जो हमारा घर्षण बल होता है वो हमेशा हमारा जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमेशा घर्षण बल क्या करता है? बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 15 न्यूटन का विपरीत दिशा में बल लग रहा है और हम बल 50 न्यूटन का लगा रहे हैं। अब पूछ रहा है तो त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे टोटल हमारा फोर्स क्या निकल कर आएगा, देखिए हमारा जो परिणामी फोर्स निकल के आएगा, फोर्स हमारा क्या निकल के आएगा, हमने 50 लगाया, 15 तो घर्षण बल हो गया, तो फोर्स कितना लग रहा है मास पर, हमारे द्रव्यमान पर 35 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। 15 न्यूटन का फोर्स जो हमारा है वह घट जाएगा, हमारा फोर्स कितना लगेगा, 35 न्यूटन का। तो अब हमारा फार्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर m इंटू ए। यहाँ से हमको क्या पता करना है, त्वरण। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ अपान एम हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई है, 35 न्यूटन, और एम की वैल्यू क्या हमारी है, 5 न्यूटन। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो 5 7 35, तो 7 हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपन कॉसेक थीटा। तो 1 अपन कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपन कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब इसके पूछ रहा है 1 अपन कॉसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान हमारा 0 होता है। और साइन मैक्सिमम क्या होता है, 90 अंश ना, साइन 90 अंश का मान क्या होता है हमारा 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन थीटा की, 1 होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या पूछा है देखिए, बोल रहा है द मास ऑफ अ बॉक्स इज 2.3 kg। कोई हमारा बॉक्स है, उसका मास कितना दिया गया है, कोई बॉक्स मान लीजिए, यह कोई बॉक्स है, ठीक, बॉक्स हमने बना दिया, इसका मास कितना दिया गया है, बॉक्स का मास द्रव्यमान 2.3 kg दिया गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 2 गोल्ड पीसेस ईच ऑफ मास, इसमें 2 गोल्ड पीसेस रखना है। हमने ये गोल्ड पीस रख दिया, इसका मास कितना है 0.035, और 2 रखना है ना, दोनों का मास सेम है 0.035। तो टोटल जो गोल्ड रख रहे हैं हम लोग, इसका मास कितना हो जाएगा, जब ऐड कर देंगे तो हमारा 0.07 हो जाएगा। टोटल मास हमारा किसका, यह गोल्ड का मास निकला, यह हमारा गोल्ड का मास निकला। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें गोल्ड का मास हमारा इतना निकल के आ गया। अब बोल रहा है तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, दशमलव, इसको ध्यान दीजिए 1 दशमलव तक। अभी पहले इसको जोड़ते हैं, उसके बाद 1 दशमलव तक निकालते हैं। देखिए इसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आप जब इसमें मेन पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे तो आप एग्जाम में गलत करके आ सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो टोटल जो हमारा बॉक्स का द्रव्यमान था 2.3 था, और हमारा ये जो निकल के आया 0.07। अब ऐड करेंगे हम लोग 2.37 निकल के आ रहा है। देखिए यह ऑप्शन आपको मैच कर रहा होगा, ऑप्शन यह मैच कर रहा है, लेकिन हमको क्या पूछा है 1 दशमलव तक, दशमलव के 1 स्थान तक मान चाहिए। आप कुछ स्टूडेंट इसको भी कर सकते हैं कि 1 स्थान तक यही होगा, लेकिन आपको पता है कि जब दूसरे नंबर की जो वैल्यू होती है हमारी, अगर 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी है तो उसमें का एक नंबर आके पहले वाले में जुड़ जाता है और वह नंबर हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2.4 ग्राम, ठीक है। इस प्रकार हम लोग एक प्लेस वैल्यू तक हम लोग आंसर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है अ वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच कंसिडर्ड विथ 90 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यानी ये हमारी क्या है, मेन स्केल है, ये हमारी क्या है, मेन स्केल है, और ये हमारी नीचे वाली क्या है, वर्नियर स्केल है, ठीक। तो इसके 19 भाग इसके 20 भाग के क्या हैं, बराबर हैं। इसके 19 भाग इसके 20 भाग के क्या हैं, बराबर हैं। और इसकी लिस्ट अकाउंट जो दे दिया गया है 0.1, लिस्ट अकाउंट 0.1। अब पूछा क्या है हमसे पूछ रहा है कि इसके 1 भाग का मान, यानी
किसके एक भाग का मान, जो मेन स्केल डिवीजन है, जो ऊपर वाला हमारा मेन स्केल डिवीजन है, इसके एक खाने का मान बताइए। हमें लिस्ट अकाउंट भी पता है और ये भी कह रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, 19 भाग 20 भाग के बराबर हैं। तो हमारा एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं लिस्ट काउंट बराबर, क्या होता है, लिस्ट काउंट बराबर हमारा होता है चलिए लिस्ट अकाउंट बराबर क्या होता है हमारा, तो लिस्ट अकाउंट बराबर हो जाएगा हमारा फार्मूला वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन अपान वर्नियर स्केल डिवीजन, और लास्ट में गुणे मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान एक मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन यानी मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान इतना है। हमें अब क्या क्या पता है, चलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लिस्ट अकाउंट कितना हमारा दिया गया है 0.1, वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना दिया है 20, माइनस मेन स्केल डिवीजन का मान 19 अपन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना दिया गया है 20 दिया गया है। अब यहाँ पे गुणे एक मेन स्केल डिवीजन का मान हमें पता करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं जी। इसको 19 में से 20 जाएगा, 1 हो जाएगा, अपन 20 हो जाएगा इंटू एक मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ से जब हम लोग मेन स्केल डिवीजन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 इधर क्या है भागे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 20 बटा के क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 20 बटा के 10 हो जाएगा नीचे। अब देखिए 10 दूनी 20 2, यानी हमारा मेन स्केल डिवीजन एक भाग का मान क्या आया 2 mm आ गया। इस तरह आप लोगों को काफ़ी सवाल पूछ सकता है, अगर आप फिटर के हों या फिर इलेक्ट्रीशियन को, तो ऐसे सवाल आपको दे देता है कि जो हमारा 20 वर्नियर डिवीजन इसके 19 के बराबर है, लिस्ट अकाउंट उसकी अलग अलग दे गया, लिस्ट अकाउंट कुछ भी दे सकता है, आपको एक भाग का मान पूछ देगा, तो सेम यही फार्मूला लगाएंगे, सेम यही फार्मूला लगाएंगे आप लोग, क्योंकि यह फार्मूला आपको हर जगह अप्लाई होगा और इसी पे आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें बोल रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पीवी, जो पीवी का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है, वीमी सूत्र क्या पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है क्या, देखिए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पीवी वेयर पी प्रेशर एंड वी वॉल्यूम इट इज़ द सेम ऑफ द डेट ऑफ। तो हमारा जो फार्मूला होता है पीवी का, इसमें हमें क्या निकालना है, इसका बीमा निकालनी है। ठीक है, डायमेंशनल निकालना है, बीमा निकालना है। तो पहले हम लोग पी की निकाल लेते हैं बीमा, फिर बी का निकाल लेंगे। पी बराबर होता है अपन एफ अपन ए होता है, तो एफ का जो हमारा फोर्स का क्या होता है एम एल टी के पावर -2, और ए का क्या होता है एल स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दोनों क्या होगा एल होगा एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक एल से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पे जो पी बराबर जो हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे एम एल के पावर या ऊपर जाएगा, एक एल बचेगा ऊपर जाएगा -1 और टी के पावर -2। यह तो पी का हो गया। पी का हम लोग लिखते हैं, पी का क्या लिखेंगे एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, और भी आयतन, आयतन का क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल क्यूब हो जाएगा, यानी यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका पीवी का बीमा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा यह किसका बीमा होता है। अब देखिए बीमा तो निकाल लिया हमने, लेकिन ये किसकी बीमा होती है, तो ये हमारी होती है कार्य की बीमा होती है। ठीक, ये हमारी किसकी बीमा है, कार्य की बीमा है। चलिए आगे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्टेज एसी मेंस, 220 वोल्ट के लिए एसी मेन का उच्चतम मान होगा। अब देखिए इसका उच्चतम मान पूछा है हमें एसी वोल्टेज के लिए, तो आप एक बात यहाँ पे समझिए, जब एसी में वोल्टेज दिया होता है तो वहाँ पे हमेशा आरएमएस वैल्यू को दर्शाता है। यह हमेशा किसको दर्शाएगा,
आर एम एस वैल्यू को दर्शाएगा। जब भी कहीं भी अगर एसी में वोल्टेज दिया होगा हमेशा आर एम एस वैल्यू को दर्शाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। चलिए, एक हमारा फार्मूला होता है क्या, आर एम एस बराबर हमारा फार्मूला होता है वी मैक्स, ठीक, वी मैक्सिमम अपान √2 होता है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, हमें मान किसका पता करना है, उच्चतम वोल्टेज का ना, मेन का उच्चतम मान पता करना है। तो उच्चतम वोल्टेज का मान पता करना है, वी मैक्सिमम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर एम एस इंटू √2। अब आपको पता है कि आर एम एक्स हम बताएँ कि जो एसी में वोल्टेज का मान जो दर्शाएगा वह आर एम एक्स दर्शाएगा, 220 इंटू √2 हो जाएगा। जब √220 इंटू जब √2 करेंगे हम लोग, √2 का मान कितना होता है, 1.414 ऐसे कुछ होता है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 311 वोल्टेज आएगा। कितना आएगा, 311 वोल्टेज। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों कि इन LCR सर्किट द कैपेसिटर इज मेड ऑन 1/4 व्हेन रेजोनेंस, व्हाट शुड बी चेंज इन इंडक्शंस सो डैट सर्किट रिमेन इन रेजोनेंस। एक LCR सर्किट में कैपेसिटर जब रेजोनेंस में होता है तो 1/4 भाग में बना होता है। इंडक्टेंस में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो आपको बता दें कि कैपेसिटेंस का मान और इंडक्टेंस का मान बराबर होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस से हम लोग XC से दर्शाते हैं और इंडक्टेंस को हम लोग किससे दर्शाते हैं, XL से दर्शाते हैं, ठीक। इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक। क्योंकि जो हमारा XC क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है इसके, ये XL के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो XC हमारा होता है, जब हमारा यह 1/4 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, 1/4 होगा। दोनों सेम होगा तभी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। जब दोनों सेम होगा तभी सेम वैल्यू आएगी, यानी XC जो जब सेम होगा तो XC जब XL के सेम होगा तभी जाके हमारी सेम वैल्यू आएगी। जब हमारा XC जब 1/4 हो जा रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको आप लोगों को थोड़ा 1-2 क्वेश्चन को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने पूरी तरह कोशिश की है कि जितना हो सके आप लोगों को हम बताने की कोशिश की है, लेकिन कहीं अगर 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको रट लीजिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। बोला है आघातवर्धनीयता का गुण किस में है। तो आघातवर्धनीयता का गुण हमारा किस में होता है, इसमें हमारा देखिए ऑक्सीजन में तो होगा नहीं। आघातवर्धनीयता मतलब क्या होता है, यदि किसी धातु को हम लोग पीट रहे हैं तो वह चादरों के रूप में फैलेगी, यानी किसी धातु को चादरों के रूप में फैलाने के गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेलिवेलिटी का गुण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, होगा नहीं। कांच भी नहीं होगा क्योंकि इसको पीटेंगे तो यह चादर के रूप में तो फैलेगा नहीं। हमारा कापर और जिंक हमारा क्या होगा, इसमें मेलिएबल है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, धातु के रूप में फैला सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्चुअल मशीन रिक्वायर एफर्ट एट 0 लोड। एक वास्तविक मशीन की आवश्यकता है। देखिए वास्तविक मशीन को क्या करना चाहिए, जब कोई वस्तु या कोई मशीन स्थिर है तो उसे स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ तो कुछ पावर को देना जब पड़ेगा, कुछ तो कुछ हमें पावर की सप्लाई देना पड़ेगा। या कोई वस्तु भार है, कोई भारी वस्तु उसको ढकेलने के लिए उसको जो हमारी स्थित है यानी स्थिर है उसको गति अवस्था में लाने के लिए कुछ तो कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो यानी कुछ तो कुछ का मतलब क्या है, देखिए हमें कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या कहता है, देखिए इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होंगे कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा कि I प्रोपोर्शनल टू B होगा। हमारा क्या होगा, I प्रोपोर्शनल टू B होगा। क्यों होगा, तो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके हम लोग I का मान कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यह जो I किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पर करता है, न कि वोल्टेज हमारा I पे करता है। क्योंकि पहले हमारा वोल्टेज आता है, वोल्टेज के बाद हमारी धारा आती है ना। तो वोल्टेज के मान को हम लोग कम करते हैं तो धारा का मान कम होता है, वोल्टेज के मान को ज़्यादा करते हैं तो धारा का मान ज़्यादा होता है। यानी जो हमारी धारा होती है वह किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे करती है। इसलिए हमारा I प्रोपोर्शनल टू
वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, लास्ट चल रहा है हमारा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर फ्लो। पीएनपी ट्रांजिस्टर के आधार में अधिकांश इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो अधिकतर इलेक्ट्रॉन कहाँ बहते हैं हमारे। तो देखिए हम लोग पीएनपी जो एक बनाने जा रहे हैं यहाँ पे सर्किट, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा, एक होता है इमीटर होता है, पहला वाला क्या होता है हमारा इमीटर होता है। इसमें क्या होती है, इसकी स्पेस ज़्यादा होती है। सबसे कम स्पेस किसकी होती है, बेस की होती है, देखिए बी वाले की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कलेक्टर की हमारी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, कलेक्टर की हो गई। अब देखिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, इस प्रकार कुछ इसका सर्किट होता है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन पहले किस में आते हैं, इमीटर में आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इमीटर में आते हैं तो उसके बाद कहाँ जाते हैं, बेस में जाते हैं। और बेस से हमारे सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कलेक्टर में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, हमारे कलेक्टर में जा रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतर इलेक्ट्रॉन किस में बहते हैं, कलेक्टर में बहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेस होते हैं ज़्यादा होता है। अब देखिए इसमें बोल रहा है बाइनरी के समतुल्य हेक्साडेसिमल। अब इसमें क्या करना है हमें, बाइनरी के समतुल्य हेक्साडेसिमल पूछा है। देखिए इसमें हमें कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्यों हम लोग भ्रम में डालें, तो क्योंकि इसका कोई नया क्वेश्चन है और ये आप लोगों को भी नहीं कहीं मिला होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यह हो जाता है या इसको एफ से दिखाते हैं, इसको भी एफ से दिखाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ 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 2। यहाँ पे यह 4 4 था, 4 दूनी 8 दूनी 16, कुछ इस प्रकार हो जाएगा हमारा। 4 चौक को 16, कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, इसको रट लीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग क्यों लगाया जाए जब नई चीज़ें हैं, इसको रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, इनवार इज एन एलाई ऑफ, यानी इनवार किसका मिश्रण है, निकिल और आयरन का। इनवार स्टील कहते किसे हैं, जिस आयरन में 36% निकिल मिला दें वह क्या होती है, इनवार स्टील बन जाती है। जितने हमारे सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ये सब हमारे इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। क्योंकि उसमें विस्तार काफ़ी कम होता है, क्योंकि जब यह इनको हिट करते हैं तो ये काफ़ी कम फैलती हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इनको हम लोग सूक्ष्ममापी यंत्र बनाते हैं। क्योंकि उनमें थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन आ गया, अगर तापमान में परिवर्तन हुआ तो उनके औजारों में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया तो हमारी माप क्या हो जाएगी, इरर हो जाएगी। इसी से बचने के लिए हम लोग जितने भी सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं उनको हम लोग इनवार स्टील से बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m का प्राकृतिक लंबाई l के विशाल स्प्रिंग से हटा दिया गया है। यदि एक ऊर्ध्वाधर के माध्यम से स्प्रिंग स्ट्रेच है l दूरी y, स्प्रिंग स्ट्रेच की संभावित ऊर्जा। तो देखिए हमें कोई स्प्रिंग थी, हमारी क्या थी, कोई स्प्रिंग थी, उसमें क्या कोई भार लटका हुआ है, ठीक। भार क्या हुआ है, लटका हुआ है। जब इसको हम लोग भार हटा देते हैं तो जो स्प्रिंग की लंबाई कितनी, 1 mm क्या हो जाती है, खिंच जाती है। स्प्रिंग की लंबाई 1 mm खिंच जाती है। तो स्प्रिंग के लिए कौन सा फार्मूला यहाँ पे होगा, तो देखिए हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर एक फार्मूला होता है mgh। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा नहीं। यहाँ पे हमारा स्प्रिंग वाला फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग बराबर होता है 1/2 यानी 0.5 kx होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है ना, खिंचाव हो रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा लग जाएगा PE बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0.5 mgh, और एच की जगह पे क्या दर्शाएगा यहाँ पे y, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक इंजन 10 किलोवाट का बल्ब उत्पन्न करता है। यदि एक 200 किलोग्राम के भार को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए कितना समय लगेगा। अब बोल रहा है एक इंजन क्या करता है, 10 किलोवाट का बल्ब उत्पन्न करता है। यदि यह एक 200 किलोग्राम भार उठाने के लिए 40 मीटर उठाने के लिए कितना समय लगेगा। हमारा एक फार्मूला होता है W बराबर P × T। लेकिन हमें W का मान नहीं पता है, हमें W का मान नहीं पता है कितने वाट है, ठीक है। हमें वाट पहले निकालेंगे, तो वाट बराबर क्या होता है mgh, ठीक। यहाँ से हम लोग mgh निकालने के लिए क्या करेंगे, m का मान हमें पता है 200,
जी का मान पता है 10 होता है, 9.8। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 10 रख रहे हैं। यहाँ पे यह ऊंचाई कितना है, 40 मीटर उठाना है। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, कार्य यहाँ पे निकला हमारा 8000 जूल। कार्य कितना निकला, 8000 जूल निकल गया। यहाँ पे टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W/P। यहाँ से हमारा 8000 जूल क्या निकल के आया है, कार्य निकल के आया है। और पी का मान हमारा क्या निकला है, अब देखिए पी हमें क्या दिया गया है, 10 की। पी कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 10 किलोवाट। पी का मान कितना है, 10 किलोवाट है। पी बराबर 10 किलोवाट। इसको हम लोग किस में बदलेंगे, वाट में बदलेंगे जब, तो हमारा हो जाएगा 10 गुणे 10 के घाते 3 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 गुणे 10 के घाते 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जो हमारा 3 जीरो से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक जीरो और रहेगा, 8000 80,000 जूल आएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो हमारा टी बराबर क्या निकल के आएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी सेकेंड आएगा। टाइम है तो सेकेंड में रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड नहीं होगा। लंबाई रहती तब ना होता मीटर प्रति सेकेंड, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड हमारा निकल के आ जाएगा। बोला प्रतिरोध के मापन के लिए उपयुक्त की आवश्यकता होती है। तो प्रतिरोध के मापन के लिए हमारा स्रोत की, किसी सोर्स की आवश्यकता होती है। जो प्रतिरोध का हम लोग मापन करते हैं उसकी कई विधियां हैं। व्हीट स्टोन सेतु जो हमारा होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। उसके बाद जो हमारा होता है मेगर विधि होती है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा केल्विन्स डबल ब्रिज विधि होती है। हमारी कई विधियाँ हैं हमारी, क्या किसके मापन के लिए, प्रतिरोध के मापन के लिए। ठीक है, उसके सबके लिए क्या होती है, किसी स्रोत की आवश्यकता होती है। एक देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इसमें, एक मल्टी रेंज एमीटर में शंट का ओमिक मूल्य है। एक मल्टी रेंज एमीटर, एक हमारा कोई देखिए एक क्या है, एक एमीटर है। ठीक, मल्टी रेंज एमीटर ये है। ठीक, इसमें बोल रहा है शंट का ओमिक मूल्य। इसमें हम लोग शंट लगाते हैं। ठीक, शंट रजिस्टेंस अलग से क्या लगाते हैं, शंट रजिस्टेंस लगाते हैं। और शंट रजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शंट क्या करता है पता है, शंट कम रजिस्टेंस वाला तार होता है और जिधर कम रजिस्टेंस होता है वहाँ धारा अधिक बहती है। ठीक, जहाँ रजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, धारा वहाँ पे अधिक बहेगी। तो शंट रजिस्टेंस का ओमिक मूल्य क्या होगा, यह क्या करेगा, डिक्रीज विथ रेंज। यह रेंज में क्या करता है, कमी करता है। धारा में जो क्या करता है, यह जो हमारी इधर की धारा जो जा रही थी, जो अल्टीमीटर हमारी यह धारा है, इस धारा को क्या करता है, यह अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, यानी रेंज के साथ कमी करता है, डिक्रीज विथ रेंज। ये देखिए बोल रहा है व्हाट इज ए बुलियन ऑपरेशन। चलिए कैसे निकलता है इसको देखते हैं हम लोग। हमें ए की वैल्यू पता करना है। हमें दिया ए इंटू बी बराबर क्या दिया है, ए इंटू बी प्लस ए बी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मान किसका पता करना है, ए इंटू ए का मान पता करना है ना। हमें इसका मान पता करना है। जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे हम लोग ए रख देते हैं, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए रख दिए हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का मतलब हमारा ए ही होगा। और यहाँ पे भी ए इंटू ए का ए ही होगा, ना कि ए स्क्वायर। और ए प्लस ए का भी हमारा ए होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि ए इंटू ए का ए होगा और ए प्लस ए का ए होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जीरो और इंटू जीरो करते हैं तो जीरो ही आता है, और 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 ही आता है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए इंटू ए हो जाएगा और ए प्लस ए हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन निमी ने क्या माना है, 1 को माना है, तो आप लोग इसको मानिए, 1 को मानिए। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों को माना जाएगा आंसर निमी द्वारा, वो जो निमी ने माना वही मानेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी को क्या करना है, यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन करना है, इसको विस्तार करना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जो निमी ने माना है इसको समझ लीजिए, और ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट और दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। हम तीनों को हल करेंगे, तीनों का मान क्या आएगा, तीनों का मान एक ही आएगा। हम किसको मानेंगे कि सही है, तो इसको आप लोग ऑप्शन नंबर 2 सही मानिए। बोला इसमें से कौन सी सीढ़ी स्विच का कार्य का एक विशिष्ट उदाहरण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 EXOR होता है। अगला क्या कह रहा है, लोहे में वाणिज्य रूप से कौन सा नहीं है। देखिए लोहे में कौन सा नहीं है,
तो लोहे का वाणिज्य रूप कौन सा नहीं है, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वह कौन सा रूप नहीं है। तो देखिए कास्ट आयरन को यूज कर सकते हैं, स्टील को भी यूज कर सकते हैं, सब में हमारा लोहा होता है, राट आयरन को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हेमेटाइट होता है इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आयरन ओर होता है। क्या होता है? ये हमारा आयरन ओर होता है। इसको हम लोग खानों से प्राप्त करते हैं, फिर इसके बाद भट्ठी में इसको हम लोग पिग आयरन बनाते हैं, फिर उसके बाद तरह की इसके हम लोग आयरन प्राप्त करते हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, हमारा यूज में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला हल्के स्टील का उच्च कार्बन स्टील में किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है। तो हल्के स्टील का यानी माइल्ड स्टील का क्या करना है, हाई कार्बन स्टील में, तो इसको हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। हमेशा माइल्ड स्टील की क्या की जाती है, केस हार्डनिंग। इसके केस हार्डनिंग का मतलब इसके ऊपरी सतह को क्या कर देते हैं, कठोर बना देते हैं। ऊपरी सतह को कठोर बना देते हैं, उसको हम लोग केस हार्डनिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा हाई कार्बन स्टील होता तो उसको हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं। लेकिन माइल्ड स्टील को केस हार्डनिंग करते हैं, कुछ गहराई तक उसमें कार्बन प्रवेश करा देते हैं, जिससे उसकी ऊपरी सतह क्या जाती है, कठोर हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा लेवल ग्रुप 6 का लेवल 1 था, आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, लेवल 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों अपने क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।